हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लुसिफर एक्सप्लेन चैनल में। तो गाइस, डीमन वाली सीरीज का 3 नए चैप्टर रिलीज हो चुके हैं, जिसको आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, पॉल डेनियन को बोलता है कि एम्पर तो बैटलफील्ड में है ना, तो आखिर उनकी एग्जैक्ट लोकेशन सर एडन तक कैसे पहुंची। ये सुनकर डेनियन सोचने लगता है कि इतनी थोड़ी सिर्फ एक इंसान के पास है, जो कि ड्यूक स्टारवी। मुझे याद है सर एडन से मिलने के लिए पहले कोई आया था, और वो कोई और नहीं बल्कि शाइलिन। इसका मतलब ये सब ड्यूक स्टारवी और शाइलिन का प्लान है। और ड्यूक स्टारवी एक ही बार में एम्पर और रिवोल्यूशनरी आर्मी दोनों खत्म करना चाहती है। हम देखते सुबह हो गई होती है, एम्पर वापस आते हैं और चांसलर दौड़ते हुए आता है और बोलते हैं एम्पर आपकी बॉडी पर ब्लड क्या कर रहा है, कहीं ऐसे तो नहीं आपके ऊपर अटैक हुआ था। तभी एम्पर बोलता है कि मैं ऐसे मारा जाऊंगा, तो मुझे लगता है ये मेरी किस्मत होगी। चांसलर बोलते हैं एम्पर प्लीज आप ऐसी बात मत कीजिए, इस नेशन को अभी आपकी जरूरत है। तभी एम्पर वहां जाने लगता है और बोलते हैं ये एक मजाक था, आखिर आप कब से इस मजाक को सीरियस लेने लगे। और चांसलर आपको याद है मेरी बहन क्या करती थी कि वो चाहती हमारे नेशन काफी रिच हो जाए, और मेरे एक भाई का कहना था कि हमारा नेशन ऐसा हो जाए कि कोई भी हमको छोटा ना समझ सके, और वही चाहता था कि एम्पायर बने। और मेरा एक और भाई चाहता था कि पूरा कॉन्टिनेंट एक हो जाए, लेकिन जो मैंने उनके साथ किया उसकी वजह से किसी के भी ड्रीम पूरे नहीं हो पाए, और इसीलिए ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनकी ड्रीम को पूरा करूँ। और जो मैंने रास्ता चुन लिया मैं उससे वापस नहीं मुड़ सकता, और इसलिए चाहे जो भी हो जाए मैं जो कर रहा हूँ वो जारी रहेगा, और इन जैसे छोटे मोटे लोग मुझे कभी नहीं मार सकते। और चांसलर सोच रहे होंगे लेफ्ट हैंड का घाव वापस से बढ़ गया, वो कभी अपने इस हाथ को हील नहीं होने देते। मैं जब भी डील उनके हाथ को देखता हूँ उनके हाथ में नया घाव होता है। तभी चांसलर बोलते हैं एम्पर मैं जानता हूँ कि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको नेशन के लिए अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए। तभी एम्पर बोलते हैं मुझे अपनी बॉडी कोई फिक्र नहीं है, बस मैंने अपने जो भाई और बहनों को मारा है मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूँ, और अगर उस चक्कर में मर भी जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप मेरे ऊपर किसी मिलिट्री शो खर्च करे। और हाँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला। तभी हम देखते सीन चेंज होता है, हमें डीमन रीजन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे नए 9th कॉर्प कमांडर ट्रोवर और 5th कॉर्प कमांडर के वाइस कमांडर डेनिवार के बीच में फाइट हो रही होती है, और उन लोगों की फाइट को देखने के लिए हर एक कॉर्प कमांडर पहुंचा होता है। और डीमन हेड सोच रहा होता है कि 9th कॉर्प कमांडर फाइट करते हुए मैजिक स्पेल क्यों पड़ रहा है, जबकि वो तो मैजिक को यूज भी नहीं कर सकता। और उन समय सबसे बड़ी बात आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और फिर डीमन हेड बताता कि मेरे साथ ये कैसा हुआ। जैसे मैं डीमन किंग कैसल के अंदर आया तो 9th कॉर्प कमांडर ट्रोवर मुझसे फाइट करने के लिए बोलने लगा, लेकिन मैं वहाँ पे कैसे भी करके बच गया, क्योंकि मैंने बोल दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जब मैंने उसे फाइट करने के लिए मना कर दिया तो उसने मुझसे इस फाइट का रेफरी बनने के लिए कह दिया, और इस तरीके से मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। और तभी हम देखते फाइट के बीच में डेनिवान के पास 5th कॉर्प कमांडर आती है और उसको बोलते अगर तुम आज जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। और 9th कॉर्प कमांडर ट्रोवर बोल रहा होता है आखिर तुम लोग मैच के बीच में क्या फालतू चीज कर रहे हो, सर रेड प्लीज इस मैच को स्टार्ट कीजिए, मुझसे ये सब फालतूपन देखा नहीं जा रहा। तभी डीमैन बोलता है हाँ मैं भी स्टार्ट करता हूँ। और डीमैन सोच रहा कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, अगर मैं इनको बोलूँगा कि अपना बेस्ट देना या फिर खुद को चोट मत लगाना तो काफी बेवकूफ जैसा लगेगा, और ऐसा कोई 0 कॉर्प कमांडर तो नहीं बोलेगा। और तभी डीमैन बोलते हैं फाइट में बस इतना ध्यान रखना कि तुम दोनों एक दूसरे को मार ना दो। और ये सुनकर वहाँ पे काफी ज्यादा शांति हो जाती है। डीमैन सोच रहा था क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, आगे सब लोग चुप क्यों है, मैंने तो एकदम डीमन के स्टाइल में बोला है। और तभी हम देखते 12th कॉर्प कमांडर सर रेड बोल के चुप हो जाता है। तभी डीमैन बोला क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, लेकिन तभी 12th कॉर्प कमांडर अपने वाइस कमांडर को आगे कर देता है और बोलता है सर रेड मेरी जगह पे ये बोलेगा। और तभी डहार बोलता है मैं 12th कॉर्प कमांडर का वाइस कमांडर हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे अलाउ करें ताकि मैं उनका मैसेज को डिलीवर कर सकूँ। सबसे पहली बात आपने जब बोला कि एक दूसरे को मारना मत, तो ये काफी ज्यादा कूल लग रहा था, और इसका मतलब ये था कि आप चाहते थे कि बैटल तब तक चले कि जब तक कोई मरने के कार पे ना चला जाए, और आप यहाँ पे किसी भी सरेंडर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और किसी भी कॉर्प कमांडर में इतनी हिम्मत नहीं थी आप ऐसा कर सकते हैं, बस 12th कॉर्प कमांडर को आपसे इतना ही बोलना था। और ये बात सुनकर डीमैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, सोच रहे होते हैं आखिर मैंने ऐसा कब बोला। और तभी 3rd कॉर्प कमांडर बोल रहे थे सर रेड के आने की वजह से ये मैच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, और क्योंकि डेनिवन को पहले 9th कॉर्प कमांडर बनने का ऑफर मिला था इसीलिए उसका लेवल भी ट्रोवर के जितना होगा। और 2nd कॉर्प कमांडर बोलती है 9th कॉर्प कमांडर की सीट के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया है, सबसे पहले ईडी ने और उसके बाद डेनिवान ने। और डीमैन सोच रहे होते हैं मेरा वाइस कमांडर बनने के लिए इसने 9th कॉर्प कमांडर की सीट को भी छोड़ दिया, और उन दोनों की फाइट अभी भी सेम लेवल पे चल रही होती है। तभी 3rd कॉर्प कमांडर बोलते हैं मैं भी तो यही सोच रहा था कि आखिर डेरिवियन ने इस ऑफर को रिजेक्ट क्यों किया, लेकिन तभी हम देखते 5th कॉर्प कमांडर बोलने लगती है इसमें सोचने वाली क्या बात है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता, बस यही वजह है कि उसने 9th कॉर्प कमांडर की सीट को रिजेक्ट कर दिया। और 3rd कॉर्प कमांडर बोलते तुम अचानक से कहाँ से आ गई, तुमने मुझे यहाँ पे डरा दिया। डीमैन सोच रहा था कि अचानक से कहाँ से आ गई। और तभी 5th कॉर्प कमांडर बोलने लगती है सर रेड मुझे एक बात बताइए, आप ह्यूमंस के जब कोई प्यार करता है तो एक बेबी को क्रिएट कर सकता है ना। डीमैन सोच रहा था क्या प्रेगनेंसी की बात कर रही है, मुझे लगता है शायद इसको एक बच्चा चाहिए, लेकिन ये तो एक डीमन है और डीमन को भी बच्चे नहीं हो सकते। और 5th कॉर्प कमांडर बोलती है मैंने सुना है कि बच्चे एक ब्लेसिंग की तरह होते हैं, और ये सुनकर डीमैन बिल्कुल चुप हो जाता है। और तभी 9th कॉर्प कमांडर डेनिवान के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, और 5th कॉर्प कमांडर बोलते हैं मुझे भी डेनिवान से ब्लेसिंग चाहिए। और हम डीमैन सोच रहा होता है अगर एक बच्चा ब्लेसिंग होता है तो आखिर मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और हम देखते वो दोनों अभी फाइट कर रहे होते हैं। तभी 5th कॉर्प कमांडर बोलती है डीमैन आप इतने सैड क्यों लग रहे हैं, लेकिन 3rd कॉर्प कमांडर उसका मुंह बंद कर देते हैं। और तभी इलन सोच रही है आखिर सर रेड इतना सैड क्यों है, क्या ये फाइट इनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रही। तभी इलन बोलते सर रेड आपको पता है 9th कॉर्प कमांडर मैजिक यूज कर सकता है। तभी डीमैन बोलता था कि वो मैजिक यूज नहीं कर रहा। रिलन बोलती क्योंकि उसने अपने माना यूज कर लिया है, और माना एक ऐसी चीज है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता।
हालांकि वो अपने मानव को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसने अपने मानव को एक ही बार में यूज कर लिया। तभी डीमैन बोलता है कि नैन को कमांडर अपनी लाइफ में कभी मैजिक यूज नहीं कर सकता। तभी नैन बोलते नहीं, एक रास्ता है जो डीमन किंग उनके पावर से हमारे मानव को रिकवर किया सकता है, क्योंकि हम सारे लोग डीमन किंग के बच्चे हैं, तो हम सबकी बॉडी के अंदर उनकी पावर है, और जो हमारी बॉडी के अंदर प्योरेस्ट पावर है वो हमारे डीमन किंग का माना है। और डीमन सोचता इतने प्योर माना को इस कमी ने नैन को कमांडर ने ऐसे यूज कर लिया। और हम देखते थोड़ी देर फाइट करने के बाद डेरिवन बोलता है कि आप तुम यहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन तभी नैन को कमांडर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने से मैं रुक जाऊंगा। और वो एक अर्थ के एक ब्लैंड नैन को अटैक करता है, जिससे सारी जमीन टूटने लगती है। और वहाँ पे काफी ज्यादा धूल होने की वजह से डीमन अपने हाथ को अपनी आंखों के सामने कर लेते हैं, लेकिन जब वो अपना हाथ हटाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है। और डीमन सोचता है मैं इसको डॉज नहीं कर सकता, क्योंकि डॉज करने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है। लेकिन तभी ईडी सामने आता है, उस पत्थर को पंच मार के तोड़ देता है। और डीमन सोच रहे होते ईडी कितना पावरफुल है, उसने सिर्फ एक पंच के लिए इतने बड़े पत्थर को तोड़ दिया। लेकिन तभी डीमन को खून की उल्टी होने लगती है, और ये देख के नैन को कमांडर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलते हैं अब तो मैं गया, मुझे यहाँ मरने से कोई नहीं बचा सकता। और डेरिवियन भी बोलता तुम्हारे काफी ज्यादा हिम्मत है कि तुमने जीरो का कमांडर के ऊपर अटैक किया। और तभी डीमन से माफी मांगता है, बोलते सर प्लीज माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको काफी ज्यादा चोट लग सकती थी। और तभी रिलन और ईडी दोनों काफी गुस्से में पीछे देखते हैं और बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आपके ऊपर अटैक करने का ट्राई करेगा। और नैन का कमांडर सोच रहा होता है, ईडी काफी ज्यादा गुस्से में, लगता है मैं गया। लेकिन तभी डीमन ईडी के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है ईडी यहाँ पे गुस्सा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। और रही बात इस मैच की, तो इसको हम ड्रॉ मानेंगे, क्योंकि रेफरी अभी के लिए जा रहा है, इसलिए ये मैच हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। और तभी बैन वहाँ पे दौड़ता हुआ आता है और बोलता है सर एड मुझे पता चला कि आपको चोट लगी है। तभी हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं डीमन एड मुझे लगता है तुम्हें एक बार बाहर जाना चाहिए। तभी डीमन एड बोलता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। और तभी डीमन किंग बोलते हैं हाँ एक प्रॉब्लम तो है, क्योंकि जो अंपायर उसने वॉर के अंदर बहुत बड़ा काम कर लिया, उसने यहाँ पे आधे कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में कर लिया है। और ये बात सुनकर डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। डीमन किंग बोलता है अगला नेशन जिसको कॉन्कर करने वाले हैं उसका नाम है एस्परनाज़, इस मैप का सबसे छोटा किंगडम है, तो इसीलिए उसको लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डीमन सोच रहा होता है एस्परनाज़, ये नाम मैंने पहले कहीं सुना हुआ है, हाँ मुझे याद है, इसके बारे में रिमेम्बर ने मुझे बताया था। और हमने यहाँ पे आने से पहले डीमन ने रिमेम्बर से पूछा था कि रिमेम्बर आखिर तुम कौन हो। रिमेम्बर बोलता मैं हीरो डियोनहार्ट का बटलर हूँ। तभी डीमन बोलता नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा, आखिर तुम कौन से किंगडम से यहाँ पे आए हो। और डीमन बताता मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि कोई भी नॉर्मल बटलर इतना पावरफुल होशियार नहीं हो सकता। और उसी वक्त उसने मुझे बताया था कि मैं एस्परनाज़ से आया हूँ। और तभी डीमन किंग बोलते मुझे पता है एम्पायर से वहीं पे नहीं रुकेगा, वो पक्का डीमन इलम पे भी हमला करेंगे, इसीलिए अब यहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व करने का कोई फायदा नहीं है। मैं भी बहुत जल्दी इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। और हम डीमन किंग हेल्प है कि मैं उस मैप को जला देते हैं और बोलते मैं एम्पायर के यहाँ पे पूरी तरह से गेम पलट दूंगा। और अब ये गेम सिर्फ ह्यूमंस के बीच में नहीं रह गया, क्योंकि ये वॉर होने वाली ह्यूमंस और डीमन के सर्वाइवल की। और डीमन सोच होता है इसका मतलब असली वॉर चालू होने वाली है। और तभी डीमन किंग बोलते डीमन मुझे लगता है तुम्हें अभी निकलना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे रात हो रही है और तुम दिन अंदर डीमन लैंड तक पहुंच जाओगे। और तुमने जो मुझे वॉच दी उसके लिए थैंक यू, क्योंकि डीमन लैंड के अंदर टाइम का पता करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी डीमन सोच रहा होता है डीमन किंग ने अभी भी इसको अपने पास रख रखा है, और मुझे डीमन किंग के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने ये चीज़ इनको ऐसी दे दी, क्योंकि इनका कहना था कि मैं रिलन के लिए कुकीज लेके आया हूँ, तो आखिर मैं डीमन किंग के लिए कोई गिफ्ट क्यों नहीं लेके आया। तो उस वक्त जो मेरे बैग में था मैंने उनको उठा के दे दिया। और तभी डीमन किंग बोलते हैं तुम्हें कोई भी गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम सच में यहाँ पे कोई गिफ्ट लेके आना चाहते हो तो तुम्हें पक्का से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आनी होगी। और डीमन के जाने के बाद डीमन किंग बोल रहे होते हैं कि मैं डीमन को इस टाइम में भेजना नहीं चाहता था, पर अगर मैं उसको नहीं भेजता तो ये रूल्स के खिलाफ होता, क्योंकि वैसे भी ये वॉर मेरे और एम्पर के बीच में है कि आखिर ये जो प्राइज है डियोनहार्ट वो किसके पास रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे डीमन को छुपाने का ट्राई करता तो मैं काफ़ी बड़ा लूजर होऊंगा, और इसीलिए मुझे रूल को फॉलो करना होगा, क्योंकि वैसे भी मैं नहीं चाहता कि ये गेम इतनी जल्दी खत्म हो जाए। और जब भी मैं डीमन हेड को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि डीमन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन वो मेरा सबसे ज़्यादा खतरनाक कार्ड है और उसको मैं ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता। और हम डीमन वापस से एम्पायर में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और सोचता है यहाँ पे रियल वॉर चालू होने वाली है, इसका मतलब ऐसे भी टाइम आएगा जब मुझे वॉर के अंदर जाना पड़ेगा, तो आखिर उस वक्त मैं क्या करूँगा। और तभी डीमन को याद आ रहा था कि जब वो छोटा था तब किसी ने उसको रुमाल देते हुए बोला था कि तुम मुझे बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी तुम खून की उल्टी कर रहे हो, क्या तुम सच में एक इंपीरियल सोल्जर हो। और डीमन उसको बोलते हैं यहाँ से फटाफट निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। और वो बच्चा बोल रहा था इस वॉर के अंदर सबसे पहले वो मारा जाएगा जो कि सबसे ज्यादा कमजोर होगा, तो या फिर तो तुम अपने ब्लड को पी जाओ या फिर इस कपड़े से अपने ब्लड को साफ कर लो, क्योंकि तुम्हें इस फैक्ट को दुनिया छुपाना होगा कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा बीमार हो। और डीमन को ऐसे देख के ईडी बोल रहा होता सर रेड कैप ठीक है। तभी डीमन बोलता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और डीमन मन में सोच रहा होता कि वो बच्चा कौन था, और मुझे बिल्कुल भी अपने हालत को छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ, लेकिन उस बच्चे ने जो एडवाइस दी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। और तभी हम देखते डीमन और ईडी को बात करते हुए फ्लोर सुन रहा होता है, और फिर हमें डीमन किंग को दिखाया जो कि एम्पायर की तरफ जा रहे होते हैं, और उनके बैग में वही डीमन फ्लोर आ गया होता है, क्योंकि डीमन फ्लोर का सोचना था कि हाना ने उसको बोला था कि तुम में से सर रेड का ध्यान रखना। फिर हमें डीमन के पहले का सीन दिखाया जाता है। डीमन बोलता है काउंट हार्ट में काफी ज्यादा खुश हो के वापस आ गए, और डीमन बोलते मैंने यहाँ पे ना रहने पे मेरे स्टेट का ध्यान रखने के लिए थैंक यू।
तभी रिमेम्बर बोलता है मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन मुझे एक बात है, आप वो बैग सर्वेंट को क्यों नहीं दे रहे, वो आपके कमरे में रख के आ जाएगा। तभी डीमैट बोलता है इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस बैग का मैं खुद ही ले जाऊंगा। और डीमैट सोच रहा था ये बैग तो मैं सर्वेंट को नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर कभी ना डीमन प्लांट आ चुका है, पता नहीं वो मेरे बैग में कब घुस गया, और अगर किसी ने उसको यहाँ पे देख लिया तो ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा बुरी होगी। और डीमैट बोलता है इस चाय की खुशबू काफी ज्यादा अच्छी है, क्या तुमने कोई नई चाय ऑर्डर की है। और तभी मैं बोलता है तो ड्यूसर टी लीव्स है, जो कि आपने एम्पायर कैपिटल में पी थी और काफी ज्यादा पसंद आया था। और यहाँ पे ये सब लाने वाला कोई और नहीं बल्कि डैन है। डैन जब पिछली बार यहाँ पे आया था तो काफी सारा ड्यूसर टी लेके आया था, क्योंकि उसने कहा कि उसने एक मर्चेंट ग्रुप बनाया है जिसके अंदर वो लोग ड्यूसर टी लीव्स को भी ट्रेड कर रहे हैं। और तभी डीमैट सोचा था डैन ने एक मर्चेंट ग्रुप चालू किया है। हाँ मुझे याद आया, जब मैं पिछली बार आया था तो उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। और तभी डीमैट बोलता है उसकी कंपनी का नाम है डैन मर्चेंट्री, और वो बहुत ही कम टाइम के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है। और डीमैट सोचा था डैन मर्चेंट्री, मुझे याद आया जब डीमन एलियन के अंदर हमने बॉर्डर क्रॉस किया था तो वहाँ पे हमने डैन मर्चेंट्री का नाम सुना था, और इसका मतलब वो मर्चेंट्री जिसके बारे में वो ट्रेडर बात कर रहे थे वो हमारी डैन की है। और तभी डीमैट बोलता क्यों ना आप चल के एक बार काम देख ले। और तभी डीमैट बोलता ठीक है मैं जब भी फ्री होऊंगा तो मैं पक्का वहाँ पे जाऊंगा। और वो मन में सोच रहा होता है लगता है रिम्मे को डैन काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वक्त अभी इस चीज का है, क्योंकि डीमन रियल और ह्यूमन रियल के अंदर काफी जल्दी फाइट होने वाली है। और तभी डीमैट बोलता रिमेम्बर क्या तुम ठीक हो। रिमेम्बर बोलता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन काउंट हटा वैसे क्यों पूछ रहे हैं। तभी डीमैट बोलता कि तुम ठीक कैसे हो सकते हो, अंपायर बहुत जल्दी तुम्हारे मदरलैंड के ऊपर अटैक करने वाला है। और रिमेम्बर बोलता है हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना। डीमैट सोचता था उसके होमलैंड पर अटैक होने वाला है, उसको यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा। तभी रिमेम्बर बोलता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम एस्पेनास के बारे में बताया था। डीमैट बोलता हाँ तुमने थोड़ा बहुत बताया था कि वो एक छोटा सा किंगडम है जो कि माउंटेन्स के बीच में घिरा हुआ है। तभी रिमेम्बर बोलता है हाँ वो काफी ज्यादा सुंदर है, और माउंटेन से घिरा होने की वजह से उसको फोर्ट्रेस ऑफ नेचर भी बुलाया जाता है। और अगर एम्पायर को एस्पेनास पे अटैक करना है तो उन लोग को आसपास के नेशन के साथ एस्पेनास से फाइट करनी होगी। और मैं आपको बता दूं अगर एम्पायर एस्पेनास को कॉन्कर भी कर लेगा तो भी उसको प्रॉफिट ज्यादा लॉस होगा, तो इसीलिए एम्पायर बहुत जल्दी अपनी आर्मी को वापस ले आएंगे, क्योंकि एस्पेनास को इजी टारगेट नहीं है। और डीमैट सोच रहा होता है इसको अपने मदरलैंड पे इतना भरोसा है, आखिर ये एस्पेनास कैसी जगह है। और तभी डीमैट का कम्युनिकेशन क्रिस्टल चमकने लगता है जो कि उसको एम्पायर ने दिया था। और तभी डीमैट जाके एम्पायर को ग्रीट करता है, और तभी एम्पायर बोलते ग्रीटिंग को छोड़ो, मैंने अभी अभी सुना कि तुम वापस आ चुके हो, इसीलिए मुझे तुमसे सारी रिपोर्ट जाननी थी, क्या तुम मुझे अभी सारी रिपोर्ट बता सकते हो। और हम डीमैट सब कुछ बता देता है। और तभी एम्पायर बोलते अच्छा तो डीमन किंग इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है, और अगर सच में हमें डीमन एलियन से फाइट करनी है तो इस वॉर के अंदर हर एक ह्यूमन को यूनाइट होना होगा। और एम्पायर सोच रहा था डीमन किंग से फाइट मेरी प्राइड की है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। और तभी एम्पायर बोलते क्या तुम्हें और कुछ रिपोर्ट करना है। डीमैट बोलता क्या आप चाहते कि मैं वॉर को छोड़कर किसी बारे में रिपोर्ट करूं। और तभी एम्पायर बोलते वैसे भी इतना बार तुम अपने सर में रख के क्या करोगे। और डीमैट बताने लगा नेशन ऑफ ताइहून के अंदर एक नया बॉर्डर डिस्कवर हुआ है। और तभी एम्पायर बोलते अच्छा नेशन ऑफ ताइहून जो कि साउथ के अंदर है, चलो ये बहुत अच्छी बात है, ये इन्फॉर्मेशन में काफी ज्यादा काम आएगी। और इसका मतलब हंटिंग कॉम्पिटिशन के अंदर मैं तुम्हें एक हफ्ते बाद देख पाऊंगा। और मैं जानता तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें इन्विटेशन आया है, लेकिन बस ये बात ध्यान रखना मैंने जो तुम्हें कपड़े दिए हैं तुम्हें वही पहन के आने हैं। और तभी डीमैट देखते तो वहाँ पे एक गिफ्ट और इन्विटेशन पड़ा होता है, और फिर हमें क्रूअल हार्ट को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है इसका मतलब डियोन हार्ट वापस आ चुका है। और ये चीज पक्का ड्यूक स्टावी को पता चल गई होगी, और रिवोल्यूशनरी आर्मी को बोले कि डियोन हार्ट को मार दो। और तभी वहाँ पे ड्यूक स्टावी आती है और बोलती है सर क्रूअला को पहले पता चल गया होगा कि डियोन हार्ट वापस आ चुका है, और सर क्रूअला पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, क्योंकि मुझे लगता है डियोन हार्ट के खत्म होने का टाइम आ चुका है। वैसे भी हंटिंग कॉम्पिटिशन का सिर्फ एक हफ्ते बाकी है, फिर हमें एक हफ्ते बाद हंटिंग कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है। और डीमैट बोलते रिमेम्बर तुम चाहते थे कि मैं हंटिंग कॉम्पिटिशन में जाने से पहले एक बार डैन मर्चेंट्री में जाके आ जाऊं, लेकिन तुम्हें लगता है उस जगह के लिए आउटफिट काफी आई कैचिंग है। और तभी रिमेम्बर बोलता है यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमको यहाँ से डायरेक्ट हंटिंग कॉम्पिटिशन के अंदर जाना है, और आपको तो पता ही कि आउटफिट आपको एम्पायर ने भेजा है, तो हम यहाँ पे उनकी बात कैसे टाल सकते हैं। और सच में डैन यहाँ पे आपको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। और तभी हमें डैन मर्चेंट्री का सीन दिखा जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, और डीमैट सोच रहा है इस जगह पे मैं डैन कैसे ढूंढूंगा। और तभी डीमैट को डैन दिख जाता है जो कि किसी से बोल रहा होता है यहाँ पे काम बिल्कुल ठीक से होना चाहिए, याद रहे कोई भी हमारा सामान लेट ना कर पाए वरना ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। और डीमैट सोच रहा होता है डैन बिल्कुल एक मर्चेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और जैसे डैन डीमैट को देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है लॉर्ड आखिरकार वापस आ गए। तभी डीमैट बोलता तुम्हारी डैन मर्चेंट काफी ज्यादा बड़ी है। तभी डैन बोलता है लॉर्ड ये सब आपकी वजह से हो रहा है, जैसे मैं आपका नाम लेता हूँ सारा काम बहुत ईजिली हो जाता है, लेकिन कि आपका आउटफिट इतना अजीब क्यों है। तभी डीमैट बोलता है मैं हंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए जा रहा हूँ। तभी डैन बोलता है अगर ये हंटिंग कॉम्पिटिशन है तो आप प्लीज अपने साथ में मेरे को लेकर चलिए, लेकिन तभी डीमैट मना कर देता है। डैन बोलता है कि ऐसा क्यों, मैंने स्वॉर्डमैनशिप भी सीख ली है और सच में मैं काफी अच्छी तरह से फाइट भी कर सकता हूँ, और आज हम मेरे को लेकर जाएंगे तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप किसी कमजोर इंसान को लेकर जा रहे हैं। और डीमैट सोचता था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं इस प्लान में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने इसको अपने से दूर करने के लिए काफी ट्राई किया है। सबसे पहले मैंने उसको नाइफ से मारने का ट्राई किया लेकिन वो उससे भी बच गया, और फिर मैंने उसको आग लगा दी लेकिन वो उससे भी बच गया। थर्ड अटेम्प्ट के अंदर मैंने उसको छत से फेंक दिया लेकिन पता नहीं कैसे वो इससे भी बच गया। फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर मैंने इसको पॉइजन दिया लेकिन पॉइजन का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ, और फिफ्थ अटेम्प्ट के अंदर मैंने इसको बाहर छोड़ के आ गया लेकिन वापस चल के आ गया। तो इस तरीके से मेरा हर एक अटेम्प्ट फेल हो गया। लेकिन तभी हमने रिमेम्बर भी बोलने लगता है काउंट हार्ट क्या हुआ, आप डैन का भरोसा नहीं करते।
ये आपके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। तभी डीमैन बोलता है भरोसा या ना भरोसा करने का कोई बात ही नहीं है, मैं बस यहाँ पे अकेला रहना चाहता हूँ। तभी डीमैन बोलता है ये इस ओल्ड मैन की लास्ट विश है और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, ये आपके वो बर्डन नहीं बनेगा। और डीमैन सोचता था अगर तुम लोग मेरे को ऐसे भी देखोगे तो भी मैं डैन के चलने के लिए हानि करने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं डैन और डीमैन दोनों डीमैन के साथ आगे होते हैं और डैन बोलता है लॉर्ड मुझे लाने के लिए थैंक यू। और हम देखते हैं डीमैन काफी ज्यादा परेशान होता है और सोचता कि मैं इस डीमन प्लान से कैसे शूट कर पाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी कर लूँ ये वापस आ जाता है। और डीमैन को इतना परेशान देख के डैन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे मेरे लॉर्ड को क्या हुआ, इतने परेशान क्यों है। तो अब सारे चैप्टर यहीं पे एंड होते हैं और जैसे यहाँ पे 2-3 चैप्टर और रिलीज होंगे मैं वापस उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस एपिसोड में बस इतना ही। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।